नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडिया में अपना घर खरीदना इतना इतना मुश्किल क्यों है? आज ना हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ये देखेंगे कि कैसे ईएमआई और ब्लैक मनी का एक कह सकते हैं कि अदृश्य जाल है जो कई लोगों के सपनों को उलझा देता है। तो चलिए आज इस सच्चाई का सामना करते हैं। अगर कोई 2 BHK खरीदने के लिए 30 साल का होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहा है, तो बधाई हो, उसने अपनी पूरी जवानी सरकार और बिल्डर के नाम कर दी है। ये सुनने में तो बहुत तीखी बात लगती है ना? लेकिन शायद इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या घर का सपना असल में एक बोझ बन गया है, जहां जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ किश्तें चुकाने में ही निकल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफोर्डेबिलिटी पैराडॉक्स की। मतलब ऐसा क्यों है कि बाजार में घर तो है, लोगों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी है, लेकिन फिर भी घर खरीद पाना एक सपना ही बना हुआ है। अच्छा, इसको मापने का एक तरीका है प्राइस टू इनकम रेशियो। अगर आसान भाषा में समझें तो ये बस ये बताता है कि एक एवरेज परिवार को अपनी पूरी की पूरी कमाई बचाकर एक घर खरीदने में कितने साल लग जाएंगे, मतलब एक भी पैसा खर्च किए बिना। जरा मुंबई का हाल देखिए, यहाँ ये रेशियो है 15.1 साल। सोचकर देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि एक परिवार को पूरे 15 साल तक अपनी पूरी सैलरी एक एक रुपया बचाना होगा, तब जाकर वो मुंबई में एक घर खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। ये तो लगभग नामुमकिन सी बात है। और ये कहानी सिर्फ मुंबई की नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी एक घर खरीदने के लिए अपनी जिंदगी के 12 साल की पूरी कमाई लगानी पड़ेगी। इससे साफ पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी और कितनी फैली हुई है। ये जो चार्ट है ना, ये इस अंतर को और भी साफ साफ दिखा देता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक हेल्दी मार्केट में ये रेशियो 5 साल या उससे कम होना चाहिए। लेकिन हमारे बड़े शहर जैसे मुंबई और दिल्ली इस आइडियल सिचुएशन से बहुत बहुत ज्यादा दूर हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा है क्यों? दिमाग में पहली चीज यही आती है कि शायद घरों की कमी होगी, मतलब डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। लेकिन क्या ये सच है? चलिए इस ओवर सप्लाई के मिथक की भी पड़ताल करते हैं। ये अपने आप में एक पहेली है ना? कि अगर बाजार में घर भरे पड़े हैं, तो फिर उनकी कीमतें आसमान क्यों छू रही हैं? इकोनॉमिक्स के जो नॉर्मल नियम हैं, वो यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहीं पर असलियत सामने आती है। हम सब यही सोचते हैं कि भाई लोग ज्यादा हैं और घर कम, लेकिन आंकड़े तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी बता रहे हैं। पूरे भारत में 1 करोड़ से भी ज्यादा घर खाली पड़े हैं, कोई नहीं रहता उनमें। तो अगर घरों की कमी है ही नहीं, तो फिर असली विलन कौन है? यहीं पर सीन में एंट्री होती है ब्लैक मनी मशीन की। ये वो अनदेखा हाथ है जो कीमतों को लगातार ऊपर की तरफ धकेल रहा है। इसको ना एक बिल्डर के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए उसे 60 से ज्यादा सरकारी अप्रूवल लेने पड़ते हैं। इस पूरे प्रोसेस में सालों लग जाते हैं, तो काम को तेज कराने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। और जब प्रोजेक्ट पूरा होता है, तो इस एक्स्ट्रा प्रॉफिट पर टैक्स बचाने के लिए वो खरीदार से कैश यानी ब्लैक मनी की डिमांड करते हैं। इस पूरे खेल को समझने के लिए सर्कल वैल्यू को जानना बहुत जरूरी है। ये सरकार की तरफ से तय की गई किसी प्रॉपर्टी की मिनिमम कीमत होती है, और ये अक्सर बाजार की असली कीमत से बहुत कम होती है। तो खेल ऐसे चलता है, बिल्डर प्रॉपर्टी की जो सरकारी कीमत है यानी सर्कल वैल्यू, वो तो चेक या बैंक ट्रांसफर से लेगा, लेकिन घर की जो असली ज्यादा कीमत है ना, उसका बाकी का हिस्सा वो कैश में मांगेगा। और बस इसी तरह से ब्लैक मनी पूरे सिस्टम में आ जाता है। और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट बताती है कि इंडिया में आज भी लगभग आधी, मतलब 44% प्रॉपर्टीज कैश में खरीदी जाती हैं। इससे पता चलता है कि ये प्रॉब्लम कितनी गहरी और कितनी आम है। अब सिस्टम की इन बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स से हटकर एक ऐसे खतरे पर आते हैं जिसका सीधा सामना एक आम खरीदार को करना पड़ता है, और वो है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी का जाल। जरा इस पर गौर कीजिए। इंडिया में बनने वाला हर 5 में से एक फ्लैट कभी टाइम पर पूरा ही नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि हजारों परिवार ऐसे हैं जिनका पैसा और सपना दोनों एक अधूरे से ढांचे में फंसकर रह जाते हैं। और इस जाल में फंसने की जो इंसानी कीमत है, वो बहुत बड़ी है। सिर्फ इसी साल 58,000 से ज्यादा लोग अपने उन घरों का इंतजार कर रहे हैं जिनका उनसे वादा तो किया गया था, लेकिन जो शायद उन्हें कभी मिलेंगे ही नहीं। तो ये सब सुनकर काफी निराशा होती है ना? लेकिन एक समझदार खरीदार होने के नाते क्या किया जा सकता है?
चलिए अब कुछ ऐसे तरीकों पर बात करते हैं जिनसे इस मुश्किल जाल से खुद को बचाया जा सकता है। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम, किसी भी प्रॉपर्टी में पैसा लगाने से पहले हमेशा एक प्रोफेशनल बैंक से उसकी पूरी जांच कराएं। और सुनिए, अगर कोई बड़ा बैंक उस प्रॉपर्टी पर लोन देने से मना कर देना तो समझ जाइए ये एक रेड फ्लैग है, एक बड़ी चेतावनी। बस पीछे हट जाइए। उन डील से भी बचिए जो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब टू गुड टू बी ट्रू टाइप वाली, खासकर जो अनऑथराइज्ड एरिया में हो। और हाँ, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए घर खरीदने का प्रेशर नहीं लेना है। कभी कभी एक भारी भरकम लोन के बोझ तले दबने से कहीं बेहतर है कि अपने करियर को बनाने पर फोकस किया जाए। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूँगा। क्या आज के इस माहौल में घर खरीदने की जिद करने से बेहतर है कि किराए पर रहा जाए? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे समाज के अपना घर वाली जो सोच है ना, उसको सीधी चुनौती देता है। इस पर गंभीरता से विचार करना बहुत ज़रूरी है।